फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। बहुत सारे कोट्स हम इस तरह के सुनते हैं, बट लेट मी टेल यू ये इनकम्प्लीट कोट है, बकवास कोट है। हेलो एवरीवन, आई एम गगन लड्डा, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ एसेंट गेट एकेडमी, इंडियाज पायनियर इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग ई लर्निंग क्लासेस फॉर गेट मैकेनिकल। तो दोस्तों, गेट 2021 एग्जाम्स आर ओवर और उसकी रिस्पॉन्स शीट भी आईआईटीज ने रिलीज कर दी है। बहुत से इंस्टीट्यूट्स ने आंसर कीज भी रिलीज की है, तो आप उन आंसर कीज से अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। रैंक प्रेडिक्टर बहुत सारे रिलीज हुए हैं, उससे आप अपने रैंक पे ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक रैंक प्रेडिक्टर आई वुड लाइक टू टेल यू, एसेंट गेट एकेडमी ने भी एक रैंक प्रेडिक्टर रिलीज किया है। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वहाँ पर भी जाके अपने रैंक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप सिंपली आपको कितने एक्सपेक्टेड आपके मार्क्स हैं, अगर आपने आंसर्स के साथ मैच किया है, कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स आपके हैं, उसको आपको फिलअप करना है और वहाँ से आपको एक अप्रॉक्सीमेट रैंक आपका कितना होगा ये आपको बता दिया जाएगा। ऑब्वियसली ये रैंक प्रेडिक्टर एक्यूरेट रैंक तो बताते नहीं हैं, बट ये पिछले साल की जो डिफिकल्टी, पिछले साल के जो रैंक कितने मार्क्स में कितने रैंक आए हैं उसके बेसिस पे इस साल का जो डिफिकल्टी लेवल होता है उसके बेसिस पे ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ये रैंक प्रेडिक्टर बनाए जाते हैं। तो ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी से अगर आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम रहता है कि आप अपनी आगे की पूरी चीज़ों को प्लान कर पाए। इसलिए आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आपने ये नहीं किया है तो आप अपने आंसर कीज से आंसर्स को मैच करिए एंड डेफिनेटली आपको ये रैंक प्रेडिक्टर के थ्रू अपना रैंक प्रेडिक्ट करना चाहिए। नाउ द स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग 70 प्लस 80 प्लस मार्क्स, इस साल अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो एक मॉडरेट पेपर ही था, तो जितना लास्ट ईयर का कट ऑफ था, जितना लास्ट ईयर के टॉपर के मार्क्स थे, रैंक ऑलमोस्ट आप उतना ही मान सकते हैं, उतने ही मार्क्स के आसपास उतने अपने को रैंक मिल सकते हैं। 86 to 90 मार्क्स के आसपास होपफुली ये टॉपर के मार्क्स जो है वो जाएंगे। तो लास्ट ईयर का जो ट्रेंड है ऑलमोस्ट जिस तरह से दिख रहा है ऑलमोस्ट वही ट्रेंड फॉलो होने का है। जिनके 70 प्लस 80 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट देम बिकॉज पीएसयूज में आपके चांसेस मैक्सिमम होते हैं, बट स्टिल आई वुड लाइक टू से कि अभी आपको रेस्ट नहीं करना है। दिस इज द बिगनिंग एंड दिस इज नॉट द एंड। अभी आपको रेस्ट नहीं करना है बिकॉज यू हैव कम अ लॉन्ग वे, और यहाँ तक आने के लिए हो सकता है आपने काफ़ी मेहनत की होगी, कई साल आपने इसके लिए अपने खपाए होंगे। सो डेफिनेटली अब यहाँ पर आने के बाद फिर अगर आपका पीछे जाना होता है या फिर अगर आगे आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो डेफिनेटली यू विल हैव रिग्रेट फॉर दिस। सो इसलिए ज़रूरी है कि अब आगे की तैयारी अब आपको शुरू करनी चाहिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं देन यू मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज़ के लिए। आप जितने भी पीएसयूज़ के लिए आपने अप्लाई किया है उनके इंटरव्यूज़ के लिए किस तरह के उनके इंटरव्यूज़ होते हैं आप ब्लॉग्स देख सकते हैं। आप नेट में काफ़ी सारे मटीरियल अवेलेबल रहते हैं, जो लोग ऑलरेडी उस चीज़ को फेस कर चुके हैं उनके इंटरव्यूज़, उनके जो एक्सपीरियंसेस है वो अवेलेबल रहते हैं। सो आई वुड आस्क यू टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू। अगर डायरेक्टली किसी इंस्टीट्यूट को अगर आप ज्वाइन करके जीडीपीआई की प्रिपरेशन कर सके तो वो तो सबसे अच्छी चीज़ है। अदरवाइज भी आप घर में बैठ के भी करना चाहें तो बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल रहते हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, बट यू मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जिनके बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं, उनसे मैं ये भी कहूँगा कि साथ ही साथ आप आईआईटीज़ को भी इग्नोर ना करें। पीएसयूज तो नो डाउट आपको हो सकता है मिल भी जाए, बट बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छे रैंक आने के बावजूद इंटरव्यू में पीएसयूज आपको नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैंने जैसे कहा कि इस पॉइंट पे आके अब कोई चांस लेने का कोई सेंस नहीं है, तो इसलिए कोई भी ऑप्शन को निगलेक्ट मत करें। ओके, तो आईआईटीज़ जो टॉप आईआईटीज़ है, टॉप की ब्रांचेस है, आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उन ब्रांचेस के लिए, उन आईआईटीज़ के लिए भी आप डेफिनेटली अप्लाई करें बेस्ड ऑन गेट स्कोर कार्ड। और जिनके मार्क्स थोड़े से कम आ रहे हैं, 50-60 मार्क्स तक आ रहे हैं, वे लोग एनआईटीज़ के लिए, आईआईटीज़ के साथ साथ एनआईटीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो समय है दोस्तों, इस समय को यूज़ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करने में। ओके, क्या क्या आपको, आपके प्रोबेबल मार्क्स कितने हैं उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लगाया है जिसमें आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सी आईआईटीज़ के कौन कौन से ईयर में कितने कट ऑफ गए हैं, वो चीज़ ज़रूर देख ले। पीएसयूज़ के कितने कट ऑफ गए हैं वो चीज़ ज़रूर देख ले। कहने का मतलब ये है कि कई बार बहुत कम मार्क्स में भी, बहुत कम तो नहीं बोलना चाहिए कई बार, लेकिन कम मार्क्स में भी बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, कई बार अच्छे पीएसयूज़ मिल जाते हैं। तो इसलिए प्रोवाइडेड कि आप सारी चीज़ें एक्सप्लोर करें, अभी आपके पास जो समय है उसको यूज़ करें सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने का। सारी आईआईटीज़ के कट ऑफ देखें कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह की क्या प्रोसेस रहती है, एनयूएस और एनटीयू यूनिवर्सिटी जो सिंगापुर और जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ है जो कि गेट स्कोर कार्ड की बेसिस में लेती है, वहाँ की भी चीज़ें आप पता करें कि किस तरह से वहाँ एडमिशन्स होते हैं, क्या वहाँ पर स्कॉलरशिप स्कीम रहती है, क्या कोई भी चीज़ को, जैसे मैंने कहा कि निगलेक्ट मत करें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि अभी ये पॉइंट आपके लिए हर एक
पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपका ये मूड बन रहा है कि आप वापस से ड्रॉप लेना चाह रहे हैं, फिर से इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, देन डेफिनेटली यू मस्ट स्टार्ट एनालाइजिंग योर परफॉर्मेंस। आपकी जो भी परफॉर्मेंस रही है इस साल, जिस भी तरह के आपके मार्क्स आए हैं, तो उसको आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी परफॉर्मेंस की एक प्रॉपर एनालिसिस करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये चीज़ कहा गई है हमेशा कि डेट फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। बहुत सारे कोट्स हम इस तरह के सुनते हैं, बट लेट मी टेल यू, ये इनकम्प्लीट कोट है, बकवास कोट है। अगर मैं इसको कंप्लीट करना चाहूँ तो फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस ओनली एंड ओनली इफ यू लर्न फ्रॉम फेलियर। अगर आप फेलियर से अपने लर्न करना जानते हैं, तभी वो फेलियर आपकी फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड सक्सेस। अदरवाइज आप इस साल जो आपने गलती की वही आप नेक्स्ट ईयर करेंगे, वही आप उसके अगले साल करेंगे, और अल्टीमेटली आप वहीं के वहीं रहेंगे। तो इसलिए ये चीज़ को आप समझ के चलिए कि अगर आपको नेक्स्ट ईयर अगर आप सोच रहे हैं फिर से ड्रॉप लेने की अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसके लिए एक प्रॉपर एनालिसिस आपकी इस साल के पेपर की ज़रूरी है। और दोस्तों, ये चीज़ शायद बोलने में आपको लगे कि यार कोई भी ऑब्वियसली कोई फेल होना तो चाहता नहीं है, तो इसलिए हम एनालिसिस करते हैं, बट वो एनालिसिस जो आपकी रहती है वो प्रॉपर एनालिसिस नहीं रहती। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो हमारे हम आईना देखने से हम भागते हैं, एक तरह से आईना देखने से इन द सेंस कि आपने एग्ज़ाम दे दिया, अब हम सोचते हैं कि यार एग्ज़ाम तो हो गई, अब इसको क्या देखना, अब छोड़ो ना, कहाँ टेंशन लेंगे, नए सिरे से चालू करेंगे। बट नए सिरे से जो आप चालू कर रहे हैं, कम से कम जो पुराना आपका फेलियर है, उस फेलियर का एक्सपीरियंस तो वो नए सिरे में आपको काम आना चाहिए। अदरवाइज जो गलती आप आज कर रहे हैं, हो सकता है अभी आज आपको वो गलतियां याद भी है, थोड़ी बहुत गलतियां याद है, लेकिन अगर आप उस चीज़ में ध्यान नहीं देंगे, जब आपकी पीक प्रिपरेशन आएगी नेक्स्ट नवंबर दिसंबर के टाइम में, हो सकता है आप फिर से वही गलती करें। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि हर साल वो लोग सेम गलतियों को ही रिपीट करते हैं। तो इसलिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं, देन डेफिनेटली फेलियर जो है वो आपके लिए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस नहीं बोल सकते। ओके, अगर आपको फेलियर को एक सक्सेस का फर्स्ट स्टेप बनाना है, देन डेफिनेटली आपको अपनी परफॉर्मेंस की प्रॉपर एनालिसिस करनी की। और एनालिसिस का जो सबसे अच्छा तरीका है वो होता है कि आपको अपने आप से सच बोलना है। अगर आप खुद से झूठ बोलते हैं तो वो चीज़ अल्टीमेटली आप ही का नुकसान करेगी। तो एनालिसिस के लिए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, बट अल्टीमेटली होता क्या है कि हम किसी भी कारण से हम खुद को सच बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम जहाँ पर खुद को सच बोलेंगे अल्टीमेटली हमारे ऊपर वो चीज़ आती है, और हम नहीं चाहते कि कोई भी दोष हमारे ऊपर आए। तो इसलिए हम खुद से ही झूठ बोलते हैं, हम खुद ही बहाना बनाने लगते हैं कि यार तुम्हारे मार्क्स कम क्यों आए, तो हम 10 लोग बहाने गिना देते हैं कि यार मेरे यहाँ ये था, मेरे को ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है। बट सही एनालिसिस वही होती है जब आप इन सारे बहानों को, सारे एक्सक्यूजेस को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपनी जो गलतियां हैं उन गलतियों पर फोकस करें, रादर देन पॉइंटिंग आउटसाइड। यू मस्ट फोकस ऑन इनसाइड। तो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछना है वाइल एनालिसिस, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना है, दैट इज दैट हैव यू गिवन योर बेस्ट। क्या आपने अपना बेस्ट दिया? और इसका जवाब आपके सिवा और कोई नहीं जानता, प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो अगर आप खुद को ये जवाब दे सकते हैं तो बिल्कुल ये जवाब दीजिए कि क्या आपने अपना बेस्ट दिया, क्या जो परफॉर्मेंस आपने दिया ये आपका बेस्ट था, या फिर इससे बेहतर हो सकता था। क्या आपने जो प्रिपरेशन की वो आपकी बेस्ट प्रिपरेशन थी, क्या आपने अपना 100% उस प्रिपरेशन में दिया, या फिर आपको अभी भी लगता है कि इससे बेहतर मैं वो चीज़ें कर सकता था। द रीज़न बीइंग कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मोर देन 70% लोग ऐसे होते हैं जो गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट तो करते हैं, बट करते 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 अल्टीमेटली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि वो लोग मेंटली इस प्रिपरेशन से क्विट कर लेते हैं कि यार अब हो तो नहीं पाएगा, तो अब छोड़ो, देखते हैं जैसा भी होगा, नेक्स्ट ईयर देखेंगे। तो अगर आपकी प्रॉब्लम रही है, देन आई वुड से दैट दिस इज मोर ऑफ एन एटीट्यूड प्रॉब्लम रेदर देन एकेडमिक प्रॉब्लम। ये आपकी एकेडमिक की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके एटीट्यूड की प्रॉब्लम है। आपका जो क्विट करने का एटीट्यूड है उसकी ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम आपकी ये सिर्फ ये गेट एग्जाम तक लिमिट नहीं रहेगी। लेट मी टेल यू, ये सिर्फ गेट एग्जाम तक लिमिट नहीं रहेगी, ये आपकी आगे आने वाली लाइफ में हर जगह ये प्रॉब्लम आपको आएगी कि अगर आपका एटीट्यूड क्विट करने का हो गया है, आप कितनी जगह से भागेंगे, कितनी जगह से क्विट करेंगे। आज आप यहाँ गेट एग्जाम से क्विट कर रहे हैं, आपका ये स्कोर अच्छा नहीं है, आप बोलेंगे कि यार इंजीनियरिंग में स्कोप नहीं है, आप खुद को बहाने देंगे कि यार इंजीनियरिंग में गेट में अब जॉब्स नहीं है, इसलिए लगता नहीं है, हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे। यूपीएससी में फिर नहीं आएगा, फिर आप वहाँ से क्विट करेंगे, फिर आप थोड़ी नीचे लेवल की एग्जाम में आ जाएंगे, फिर और नीचे लेवल की एग्जाम में आ जाएंगे। तो कब तक आप इस चीज़ से भागेंगे? कल के दिन आपकी जॉब लगेगी, आपको कुछ चैलेंजिंग टास्क आएंगे, तो आप उस चीज़ से क्विट
कर लेंगे। तो ये बेसिकली ये एक एटीट्यूड की प्रॉब्लम है। अगर हम पहले ही, अगर हम जंग लड़ने के पहले ही अगर हम सरेंडर कर रहे हैं, क्विट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमको खुद के अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि क्या ऐसी कमी है कि क्यों मैंने उस पॉइंट पे क्विट किया। तो ये आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आप याद करिए, कोई भी एक शांत जगह में अभी बैठना ज़रूरी है आपके लिए, 2 से 3 घंटे का टाइम। और ये जो समय है, ये इनफैक्ट इसलिए मैं अभी ये वीडियो इसलिए अभी बना रहा हूँ क्योंकि ये एक क्रिटिकल टाइम है। आप जब अपने मार्क्स की एनालिसिस करेंगे तो आपको हो सकता है, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हो तो आपको हो सकता है थोड़ा सा गिल्ट हो अंदर से, आपको ख़राब लग रहा हो, तो ये बहुत लो फील हो रहा हो, तो ये जो चीज़ें हैं इसको आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करिए। पॉजिटिव मतलब इसको एक क्रिएटिव एनर्जी में कन्वर्ट करिए। जो आपका गिल्ट है, उस गिल्ट को आप यूटिलाइज कीजिए अपनी प्रॉपर एनालिसिस के लिए। तो ये जो गिल्ट है, यही हमको हमारी प्रॉपर एनालिसिस में हमको खुद को आईना दिखाने में ये चीज़ काम आती है। तो उस गिल्ट को, रादर देन कि उस गिल्ट में रहने के या फिर डिप्रेशन में जाने से अच्छा है कि उस गिल्ट की एनर्जी को हम यूज़ करें अपनी बेहतरी के लिए, और किस तरह से हम आगे आने वाले परफॉर्मेंस को हमारे इम्प्रूव कर सकते हैं, उस चीज़ में आपको अब ये एनर्जी लगानी चाहिए। इसलिए ये एनालिसिस अभी करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सितंबर अक्टूबर के मंथ में करिए, मेन प्रिपरेशन देखा जाए तो थोड़े दिन बाद ही स्टार्ट होती, बट ये एनालिसिस का जो पॉइंट टाइम है, ये एनालिसिस आपको आज के आज ही करनी है। तो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कि कौन सा ऐसा पॉइंट आया था कि जब आपने सोचा था कि यार अब ये फर्दर मुझसे प्रिपरेशन नहीं होगी, मैं अब नेक्स्ट ईयर में ही करूँगा, इस साल मेरे से गेट नहीं हो पाएगा। तो कौन सा पॉइंट आया था और उसका बेसिकली रीज़न क्या था? कई सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहला और जो सबसे मेन रीज़न होता है स्टूडेंट्स, डेट इज़ कि अगर आपके पास प्रॉपर कंटेंट्स नहीं है, सही तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आपके पास कंटेंट्स नहीं है, आप अपनी हैपहज़ार्ड मैनर में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आपके कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, पहली चीज़। दूसरा, अगर आपके पास सही कंटेंट नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप अपनी बहुत सी एनर्जी ऐसी जगह डालते हैं जो कि एक्चुअल में ज़रूरी नहीं रहती है। गेट एग्जाम में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या नहीं पढ़ना है, डेट एक्चुअली इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन क्या आपको पढ़ना है। तो जो चीज़ें आपको नहीं पढ़नी रहती है, वो चीज़ भी हो सकता है आपने अपनी एनर्जी उस चीज़ में डाल दी, और अल्टीमेटली होता क्या है कि हम शुरू में तो क्योंकि फुल एनर्जी से करते हैं, बट उस चीज़ का रिजल्ट आते हमको नहीं दिखता। हम कई दिनों से एक ही सब्जेक्ट तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं है वो भी हम उसमें पढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आप उस सब्जेक्ट में भी आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। आपको लगेगा कि यार मैंने 2-3 महीने अपने एक सब्जेक्ट में निकाला, फिर भी उसके क्वेश्चंस मुझसे नहीं बन रहे, तो ये अल्टीमेटली दिस विल लीड यू टू क्विट फ्रॉम द प्रिपरेशन। तब आपको लगने लगता है कि यार ये प्रिपरेशन बहुत मुश्किल है, अब मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ रहती है वो रहती है कि आपके पास राइट कंटेंट्स रहे, राइट कंसेप्ट्स रहे। और इसलिए कहा जाता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना या फिर कोई भी कोर्स, अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर रहे हैं, तो कोई भी कोर्स को ज्वाइन करना इसलिए ज़रूरी रहता है, सबसे ज़रूरी चीज़ उसकी रहती है कि आपको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड को आप अंडरलाइन कर लीजिए, आपको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको कंटेंट्स मिले, है ना। अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे कंटेंट्स यूट्यूब में भी अवेलेबल रहते हैं, बट वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रहते। आपने कभी कुछ देख लिया, कभी कुछ वीडियो देख लिया, जब जिसका रिकमेंडेशन आया वो वीडियो आपने देख लिया, तो आप अल्टीमेटली एक खिचड़ी हमारे दिमाग में बन जाती है, एंड दैट डजंट लीड अस टू एनीवेयर। तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आपकी प्रिपरेशन होते रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको उस चीज़ में कॉन्फिडेंस आता है। एंड आई एम श्योर कि अगर आप एसएन के स्टूडेंट रहे हैं, आपने वीडियो लेक्चर्स हमारे परचेस किए हुए हैं इस साल या फिर पहले कभी, देन आई एम श्योर कि आपको एटलीस्ट एक कंटेंट की प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज हमारे कंटेंट्स बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं और बहुत ही कस्टमाइज्ड कंटेंट्स रहते हैं अकॉर्डिंग टू गेट एग्जाम। गेट में जितना ज़रूरी रहता है, जो चीज़ें ज़रूरी रहती है वो सारी चीज़ें ही दी जाती है आपको, और 90-95% जो कंटेंट्स है, जो पेपर है, वो ऑब्वियसली हमारे पेपर पढ़ाए हुए में से ही आते हैं। इनफैक्ट इस साल तो बहुत से क्वेश्चंस एज इट इज़ हमारे जो कराए हुए क्वेश्चंस हैं उसमें से सिर्फ थोड़े बहुत डेटा चेंज करके आए गए हैं। तो इसलिए कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आप ज्वाइन करें, जस्ट इंश्योर कि वो कंटेंट्स आपके लिए हेल्पफुल हो, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको कंटेंट मिले, और प्लस कस्टमाइज्ड कंटेंट्स जो कि प्रॉपर गेट एग्जाम के लिए किए गए। बहुत बार होता है ऐसा है कि हम मोर देन 700-800 आवर्स ऑफ वीडियो लेक्चर्स हम अटेंड करते हैं और अल्टीमेटली वो काम के नहीं रहते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स रहते हैं जो आईएएस के एग्जाम के हिसाब से रहते हैं, जो हमारे काम के नहीं रहते हैं। वही चीज़ हम लोग 350-400 आवर्स में एक ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो पूरे के पूरे कंटेंट हमारे काम के रहते हैं। तो इसलिए
ये कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में कंटेंट मिल सके। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, अगर आपको कंटेंट्स कहीं से वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल रहे हैं, तभी आप सेल्फ प्रिपरेशन की तरफ ध्यान दें, अदरवाइज बेटर है कोई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेना। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग कि आपने एग्जाम के कहीं पहले ही क्विट कर दिया क्योंकि आपको लग रहा था कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में नहीं हो रही है, तो आपने क्विट कर दिया और एग्जाम को आपने भले ही अटेम्प्ट किया बट आपने अपनी 100% उसमें अपना 100% एफर्ट उस एग्जाम में नहीं दिया। ये एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने हो सकता है कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपने की है, पूरी प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चली है, इनफैक्ट टेस्ट में मार्क्स भी आपके बहुत अच्छे आए हैं, बट अल्टीमेटली जब आप एग्जाम में गए तो एग्जाम में फिर आपके मार्क्स बहुत कम हो गए। तो इसका जो रीज़न है, अगर आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं देन डेफिनेटली आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, बट अगर नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं आप प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं जो फियर ऑफ फेलियर है वो आपके माइंड को आपको पूरी तरह से ओवरकम कर रहा है और फियर ऑफ फेलियर आपको फिर सक्सेसफुल होने नहीं दे रहा है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग स्टूडेंट्स कि गेट एग्जाम जो हम फुल फॉर्म भी बोलते हैं ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स है। दिस इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट। ये कोई सिर्फ टेक्निकल या फिर सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये है आपके एप्टीट्यूड का टेस्ट। एप्टीट्यूड का अगर मतलब मैं बताऊं, एप्टीट्यूड मीन्स एबिलिटी टू डू सर्टेन वर्क, और कोई भी काम को करने के लिए टेक्निकल नॉलेज जो है वो एक छोटा सा पार्ट रहता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। आपका कॉन्फिडेंस उसमें मायने रखता है, आपका पेशेंस उसमें मायने रखता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसमें मायने रखती है। बहुत सारी एबिलिटीज़ को चेक करती है ये सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आप चाहे गेट की बात करो, यूपीएससी की बात करो, आईएएस की बात करो, आईएएस एग्जाम की बात करो, आईएफएस एग्जाम की, जो भी एग्जाम अगर आप देते हैं, बैंकिंग के एग्जाम की बात करो, तो जो भी एग्जाम आप देते हैं अल्टीमेटली दे टेस्ट योर एबिलिटी टू परफॉर्म दैट सर्टेन वर्क। आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज को टेस्ट नहीं किया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो इसलिए इसमें जब आप एप्टीट्यूड की टेस्ट दे रहे हैं तो आपको ये सारी क्वालिटीज़ आप में होना ज़रूरी है। यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट। आप व्हाट इज़ द रीज़न कि आप कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहे हैं? अगर आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं देन डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बट हो सकता है कि आपका फियर इतना ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो गया है, हो सकता है कि एग्ज़ाम का प्रेशर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि आपने सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया। तो इसके लिए अब आपको आई वुड सजेस्ट कि टेक्निकल पार्ट, अगर आप टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे थे, टेक्निकल पार्ट हो सकता है आपका बहुत अच्छा हो, तो धीरे धीरे अब अपने आप को छोटे छोटे गोल्स देते जाइए, छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते जाइए। हो सकता है हो सके तो कोई भी एक छोटी सी 3 घंटे 4 घंटे की पार्ट टाइम कोई एक जॉब आप स्टार्ट कर लीजिए। हो सके तो कुछ यूट्यूब में वीडियोस बनाना शुरू करिए, कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस बनाना शुरू करिए, अपने फ्रेंड्स को पढ़ाना शुरू करिए। तो ये सारी चीज़ों से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है। अगर आप घर में बैठे रहेंगे, सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे, तो अल्टीमेटली वो चीज़ आपको हेल्प नहीं करेगी एग्जाम टाइम में। तो आपका कॉन्फिडेंस एक अच्छा होना, कॉन्फिडेंस लेवल एक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए लोगों से मिलिए। अब ये मैं उन लोग के लिए कह रहा हूँ जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, जिनको लगता है कि उन्होंने अपना 100% दिया और टेस्ट में भी उनके अच्छे मार्क्स आ रहे थे, बट मेन एग्जाम में उनके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो अभी जो टाइम है आप उन सारी चीज़ों पे, अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे भी वर्क करना शुरू करिए, क्योंकि ये चीज़ हो सकता है आपका एग्जाम में हो भी जाता है, बट अल्टीमेटली इंटरव्यू में आपको यही सारी चीज़ फेस करनी पड़ती है। आपके इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देखी जाती है, आपका पेशेंस को टेस्ट किया जाता है। तो यही सारी चीज़ें अल्टीमेटली आपके डिसीजन मेकिंग को टेस्ट किया जाता है, यही सारी एबिलिटी टेस्ट की जाती है, वेदर इट बी इंटरव्यू, वेदर इट बी एग्जाम। एग्जाम में भी आप गेट एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है कि आप कोई भी क्वेश्चन जानबूझ के बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जिसमें आप फंस जाए, तो अल्टीमेटली आपको वहाँ से उस चीज़ को स्किप करके फिर आगे बढ़ना रहता है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसी है, किस तरह के कुछ एक एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो उससे आपको समझ में आता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी कैसी है, आपकी प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटी कैसी है, आप पेशेंस आप में कितना है, पेशेंटली आप वो चीज़ पूरे 3 आवर्स तक सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो ये सारी जो कैपेबिलिटीज़ है, ये सारी जो एबिलिटीज़ है, ये सारे जो स्किल्स है, वो कहीं ना कहीं इन एग्जाम्स में भी टेस्ट किए जाते हैं। तो इसलिए अगर आपकी वो प्रॉब्लम है तो आपको ज़रूरी है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना। तो इसके लिए छोटे छोटे गोल्स आप दीजिए, बहुत बड़े गोल्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे गोल्स आप अपने आप को दीजिए और उसको फिर अचीव करते चलिए। और ये गोल्स, मैं सिर्फ ये आपको एकेडमिक गोल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने आप को दूसरे गोल्स भी दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप अपने आसपास लोगों को पढ़ाना शुरू करिए, आप यूट्यूब में वीडियोज़ बनाना शुरू करिए, क्योंकि अगर आपका टेस्ट अच्छे मार्क्स आ रहे हैं देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप में वो स्किल है, कहीं ना कहीं टेक्निकल नॉलेज है। आप 3-4 घंटे की कोई एक जॉब करिए, कुछ एक चैलेंजेस आप खुद को दीजिए। वो चैलेंज जब आप फुलफिल करेंगे तब उससे आपका धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा।
और दूसरी चीज़, जब आप जॉब करते हैं आपकी डिपेंडेंसी पूरी तरह से पूरी तरह से तो नहीं बोलना चाहिए, बट पार्शियली आपकी डिपेंडेंसी फैमिली पर से ख़त्म हो जाती है। तो ये एक बहुत ही प्रेशर रिलीव करता है हमको। अल्टीमेटली हमारा जो प्रेशर रहता है, जो फियर रहता है, वो फियर इस चीज़ का ज़्यादा रहता है कि यार एक साल मैंने अपना पूरा पूरा ड्रॉप किया है, और मैंने अपने पेरेंट्स के पैसे भी इतने लगाए हुए हैं, अब मुझे कोई जॉब नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए जब आप 2-3 घंटे की 4 घंटे की जॉब, और ये मैं फिर से कहूँगा ऐसे लोग को कह रहा हूँ जिनमें कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, प्रिपरेशन उनकी पूरी हुई हुई है, ओके, बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस के कारण, फियर के कारण अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इसलिए आप लोग 3-4 घंटे की जॉब दे के भी, कुछ एक चैलेंजिंग टास्क करके भी अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते। तो नेक्स्ट एक और जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से उठता है वो ये रहता है कि सर मैंने ऑलरेडी अभी इस साल गेट मैंने दिया है, बहुत अच्छा मेरे मार्क्स नहीं आए, तो क्या मुझे फर्दर ड्रॉप लेके प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्योंकि व्हेन यू टेक ड्रॉप, आपके एक सर्टेन उसमें कॉस्ट भी एसोसिएटेड रहती है, आपका टाइम इन्वेस्टमेंट भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें, एक एक्स्ट्रा ईयर जब आप देते हैं तब आपकी चीज़ें इन्वॉल्व रहती है। सो स्टूडेंट्स, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप फाइनल ईयर में ही हैं, अभी आप फाइनल ईयर में ही आपने गेट दिया है और आपका अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, और अगर आपको लगता है कि एक साल एक्स्ट्रा दे के मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, देन डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है अभी। तो आप आराम से ड्रॉप लेके एक साल पूरा, एक कंप्लीट ईयर आप अपना डेडिकेटली प्रिपरेशन में आप दे सकते हैं। और जब आप प्रिपरेशन करते हैं, आप जब गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप साथ ही साथ कई सारी और एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप बाकी की एग्जाम्स को भी इग्नोर ना करें। आप बार्क की, एनटीपीसी की, डीआरडीओ की कई सारी एग्जाम्स और होती है, कई पीएसयूज की एग्जाम्स और होती है, जिसमें सेम प्रिपरेशन आपको काम आती है। तो एक एक्स्ट्रा ईयर जब आप देते हैं तो आपको एक सफिशिएंट टाइम मिलता है हर तरह की एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने का। बट ऑब्वियसली लिमिट योरसेल्फ टू द टेक्निकल प्रिपरेशन ओनली। अपने आप को अभी बहुत ज़्यादा डाइवर्ट आप मत करिए कि ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, नॉन टेक्निकल भी कर लूँगा। जितना ज़्यादा आप नॉन टेक्निकल में घुसेंगे, आपका टेक्निकल पार्ट जो है वो पीछे होते जाएगा। तो ऑब्वियसली ये डिसीजन आपका है। अगर आप नॉन टेक्निकल में ही 100% जाना चाहते हैं तो आप 100% नॉन टेक्निकल में जाइए, फिर आप टेक्निकल को छोड़ सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि जब आप इंजीनियरिंग आपने की है, आपने एक टेक्निकल बैकग्राउंड से है, तो आपकी जो यूएसपी है वो टेक्निकल वाली है। नॉन टेक्निकल में जब आप आईएएस या फिर यूपीएससी में जाते हैं तो आपको, या फिर पीएससी एग्जाम्स वगैरह में जाते हैं, तो आपको हर किसी से कम्पीट करना है। एक बीएससी वाले से करना है, एक बीकॉम वाले से करना है। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स वालों से करना, इंजीनियरिंग वालों से करना है, और आपके डेफिनेटली ये यूएसपी भी है टेक्निकल फील्ड। तो इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप टेक्निकल में हैं तो आप टेक्निकल में ही अपने आगे फ्यूचर को इमेजिन करें और फ्यूचर की तरफ बढ़ें। सो इफ़ यू आर इन फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, देन डेफिनेटली एक साल आपके लिए, एक साल और एक्स्ट्रा देना आपके लिए सजेस्टेबल है। आप डेफिनेटली एक साल एक्स्ट्रा दे के बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड कि आप अभी जो आपने गलतियां की हैं उन गलतियों से सीखिए। वो एनालिसिस कैसे करना है मैं इस वीडियो के लास्ट में भी मैं आऊँगा उस चीज़ पे। सेकेंड बात उनकी आती है कि जिन्होंने ऑलरेडी 1 साल या फिर 2 साल उन्होंने ऑलरेडी ड्रॉप ले चुका है ऑलरेडी, और 100% उसी चीज़ में भिड़े हुए हैं, उसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दूसरा और कोई काम नहीं कर रहे हैं, बावजूद उसके उनका नहीं हो पाया, तो क्या उनको एक फर्दर एक एक्स्ट्रा ईयर ड्रॉप का लेना चाहिए? सो स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको खुद को रुक के चेक करना पड़ेगा। आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी पड़ेगी कि क्या मेरी आखिर गलतियां क्या हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो गलती मैंने पहली गेट एग्जाम में की थी जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, वही गलती फिर से मैंने दोहराया, वही गलती फिर से मैंने दोहराया। तो अगर ऐसा कुछ है देन डेफिनेटली वो चीज़ जब तक आप इम्प्रूव नहीं करेंगे तो वही गलती आप फिर से दोहराएंगे और फिर से अल्टीमेटली वही स्कोर आपका आएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि एनालिसिस पार्ट इसमें बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी एनालिसिस। और एनालिसिस अगर आप सही तरीके से करते हैं उसके बाद आपको ये जवाब मिलता है कि हाँ यार, इस साल अगर मैं दूं तो डेफिनेटली मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आपको 1 साल और ड्रॉप लेना चाहिए। ये ऑब्वियसली मैंने कहा जैसे कि ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 1 साल एक्स्ट्रा लेना हो सकता है मेरे लिए यहाँ पर इजी हो, आपके लिए वहाँ पर उतना इजी ना हो कि 1 और साल एक्स्ट्रा देना हो सकता है बहुत इजी नहीं रहता है बहुत हर किसी के लिए। बट वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग स्टूडेंट्स, कि जो हमारी लाइफ है वो बहुत बड़ी है। अभी जो 2-3 साल का आपको जो स्ट्रगल दिख रहा है ये उस लाइफ के आगे बहुत छोटा स्ट्रगल है। अल्टीमेटली अगर आपको एक मीडियोकर जॉब में या मीडियोकर चीज़ में अगर आप सेटल हो रहे हैं आगे, सिर्फ इसी कारण से क्योंकि आप सही तरीके से आपने प्रिपरेशन नहीं किया, आपने अपना 100% नहीं दिया, सिर्फ उस कारण से अगर आप मीडियोकर जॉब में सेटल हो रहे हैं तो हो सकता है कि एक लाइफ लॉन्ग रिग्रेट आपको रहे। तो हमारी लाइफ के जो स्ट्रगल है आगे आने वाले समय में जो स्ट्रगल रहेंगे, अगर आप एक मीडियोकर जॉब में सेटल होते हैं तो वो स्ट्रगल कहीं ज़्यादा रहेंगे आपकी आज के स्ट्रगल से। आज आप
माता पिता पे डिपेंडेंट हैं, कल के दिन आपके ऊपर कई लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो जब आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे तब का स्ट्रगल जो रहेगा वो कहीं ज़्यादा रहेगा आज के स्ट्रगल से। तो बेटर है कि हम आज स्ट्रगल कर लें। अगर आप एक एक्स्ट्रा ईयर आपको और ये मैंने कहा कि सिर्फ आप ही इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक एक्स्ट्रा साल जो है वो देने पर मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, ना सिर्फ इस एग्ज़ाम में, दूसरी भी एग्ज़ाम्स में मैं कर सकता हूँ, देन डेफिनेटली आपको वो चीज़ करनी चाहिए। अदरवाइज आप फिर या तो जो भी कुछ आप चाह रहे हैं या अपना, अगर हो सकता है कि आप पैशन अपना फॉलो करना चाह रहे हो, किसी के प्रेशर में ये सब एग्जाम्स दे रहे हो, देन डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ है तो आप आने वाली 2-3 साल भी अगर आप ड्रॉप लेंगे तब भी आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपना 100% उस चीज़ में नहीं दे रहे। आपका जो मन है, आपकी जो आत्मा है वो दूसरी चीज़ में अटकी हुई है, बट आप अपना जो शरीर से आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको प्रॉब्लम करेगी। तो अगर आप अपना पैशन ही फॉलो करना चाहते हैं देन डेफिनेटली यू मस्ट मूव टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर साइड। बट अगर आपने सोच रखा है कि यस मुझे PSUs निकालनी ही है, और अगर आपने एनालिसिस में ये चीज़ पाया कि यार मेरी कैपेबिलिटी तो है बट मैंने अपना 100% उस समय नहीं दिया था, देन डेफिनेटली आपको अपना 100% देना चाहिए। आपको खुद को एक और मौका डेफिनेटली देना चाहिए। और ये जो एक्स्ट्रा मौका आप अपने आप को देंगे, इसमें अपने आप को सिर्फ गेट तक लिमिट करके मत रखिए। जैसा मैंने बताया, बाकी की भी जो एग्ज़ाम्स है, इवन जो जूनियर इंजीनियर्स लेवल की भी एग्ज़ाम्स जो होती है, उन एग्ज़ाम्स को भी आप साथ ही साथ अटैम्प्ट कर सकते हैं। उन एग्ज़ाम्स पे भी आप अपना पूरा फोकस कर सकते हैं। तो इसलिए प्रिपरेशन ऑलमोस्ट जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है, सबकी प्रिपरेशन, टेक्निकल एग्ज़ाम्स जितनी भी होती है, सबकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेम रहती है। थोड़ा सा बस उसका डायरेक्शन चेंज रहता है। जैसे गेट में आपको टेक्निकल फील्ड में आपको न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। दूसरी जो आप DRDO या फिर सेल की या बार की एग्ज़ाम देते हैं, उसमें न्यूमेरिकल टाइप के बदले जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इसलिए सिर्फ डायरेक्शन अलग होता है। अल्टीमेटली 60-70% जो आपका जो कंसेप्ट समझने का पार्ट है वो सेम रहता है। उसके बाद आपकी जो भी एग्ज़ाम है उस डायरेक्शन में आप अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड कर सकते हैं। तो अब अगर आप एक एक्स्ट्रा, ये सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप एक एक्स्ट्रा साल आप दे रहे हैं देन आपके पास सफिशिएंट टाइम है। उस टाइम को सही तरीके से यूज़ करिए। गेट के अलावा भी कई सारी जो एग्ज़ाम्स होती है उन एग्ज़ाम्स को भी डेफिनेटली आपको देना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द एनालिसिस पार्ट कि किस तरह से अब आपको अपनी एनालिसिस करनी चाहिए। दोस्तों, ये एक चीज़ को आप समझ लीजिए कि आप अगर कोई भी चीज़ माइंड में रखते हैं अभी कि मैं हाँ यार ये सब चीज़ें सोच लिया हूँ, ये सब गलतियाँ थी मेरी, तो आप वो मान के चलिए वो माइंड में ही रहेगी। वो कभी आप इम्प्लीमेंट उस चीज़ को, उस गलतियों से कभी सीख नहीं सकते। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आपका हमेशा मिसिंग रहेगा। तो कोई भी चीज़ आपको करनी है तो ऑन पेपर करिए। आज जो भी चीज़ आप कर रहे हैं माइंड में अगर आप रख रहे हैं तो आप महीने 2 महीने बाद वो सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक पेन पेपर लेके बैठिए और प्रॉपर एनालिसिस आप उसमें करिए। और इस एनालिसिस में आपको सिर्फ एक ही काम करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको खुद से सच बोलना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। कि आपसे क्या क्या सबसे पहली जो चीज़ रहेगी, आप एक पेपर पेन लेके बैठिए, कोई भी एक शांत जगह में बैठिए, एक लाइब्रेरी में बैठ जाइए, या फिर अगर आपके किसी के यहाँ PG रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो 2-3 घंटे का टाइम वहाँ निकालिए। अगर आप घर में रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, तो एक अलग से रूम में जाके, लाइब्रेरी में जाके ये एनालिसिस करें। 2 से 3 घंटे का टाइम सिर्फ और सिर्फ खुद को देखिए, खुद को दीजिए, और अपने मोबाइल को और सारी चीज़ को आप वहाँ से हटा दीजिए। ओके, तो आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़, सबसे पहले पेज में आपको लिखना है अपनी मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स आपने की है। तो ये एक मिस्टेक्स का पूरा पेज बना लीजिए। जो भी मिस्टेक्स आपने की है, जो चीज़ें आपको छोटी से छोटी जो चीज़ आपको याद आ रही है, आप जो एनालिसिस कर रहे हैं आज कि कहाँ कहाँ पर आपकी प्रॉब्लम हुई है। हो सकता है कि आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट आपने नहीं दिए, हो सकता है कि आपने सिलेबस को आपने कंप्लीट नहीं किया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है, कुछ एक टॉपिक्स हो सकता है आपके मिसिंग रहे हो। तो आप पहले अपने आप को वो अपने जो रिस्पॉन्स शीट है उसको देखिए, और कहाँ कहाँ पर किस किस क्वेश्चन में गलती हुई है और क्या क्या कारण से कोई वो गलती हुई है, वो सारी मिस्टेक्स आपको सबसे पहले पेज में अपने लिखनी है, पहली चीज़। नाउ वंस यू हैव रिटन ऑल दोज मिस्टेक्स, उसके बाद एक अपना टारगेट नेक्स्ट ईयर का डिसाइड कर लीजिए कि कितना ऑल इंडिया रैंक आप लाना चाह रहे हैं। ऑल इंडिया रैंक अंडर 50, अंडर 100, जो भी आपके हिसाब से जो चीज़ प्रैक्टिकल आपको लगती है, जो चीज़ आप आराम से अचीव कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा हायर टारगेट अपने आप को दीजिए। तो जो भी है आप वहाँ पर ऑल इंडिया रैंक अंडर 50 या अंडर 100, जो भी आप वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में वहाँ लिख लीजिए, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे वो आप लिख लीजिए। अब इस मार्क्स को अचीव करने के लिए आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप सोचते हैं, जो आपकी गलतियां हुई हैं उनसे सीख लेके आप क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा इस साल आप करेंगे। तो
तो आप वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि यार मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था, तो अब मुझे सबसे पहला ध्यान तो देना है कि सिलेबस कंप्लीट हो सके। फिर आपको समझ में आएगा कि मेरी एक्यूरेसी बहुत पुअर थी, तो इससे आपको समझ में आएगा कि यार प्रैक्टिस अब मेरे को इस साल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना के देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट किया। मैंने सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट नहीं की थी, तो इस साल मुझे टेस्ट सीरीज और अटैम्प्ट करना है। तो ये एक पूरा एक डिटेल एक्शन प्लान आप बना लीजिए कि क्या क्या आप करेंगे तब आप वो गोल अचीव कर सकते हैं। और ये जैसा मैंने बताया, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं, आपकी एनालिसिस आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर सिर्फ एक जनरलाइज बातें कर सकता हूँ, सबके लिए जो बात लागू है मैक्सिमम लोगों के लिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है 12 साल से, क्योंकि मैं स्टूडेंट से कंटिन्यूसली इंटरेक्ट कर रहा हूँ, सक्सेसफुल स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट करता हूँ और फेलियर जो फेल हुए स्टूडेंट्स उनसे भी इंटरेक्ट करता हूँ, उसके बेसिस में मैं आपको बता रहा हूँ। बट अल्टीमेटली जो प्रॉपर एनालिसिस है खुद की, आप वो खुद ही कर पाएंगे, कोई दूसरा आपकी एनालिसिस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपने फिर एक्शन प्लान बनाया। अब उस एक्शन प्लान को फॉलो करने में, नेक्स्ट ईयर उसको फॉलो करने में क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शंस आपको लगते हैं आ सकते हैं, क्या क्या आपकी ऐसी आदतें हैं जिसके कारण आपको लगता है कि ये एक्शन प्लान मुझसे फॉलो नहीं होगा, या फिर आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी स्टडीज़ को, आपकी जो प्रिपरेशन है उसको डिस्टर्ब कर सकती है। वो सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर लिखने हैं। ये हो सकता है कि आपने बोला कि मेरे पास सफिशिएंट टाइम नहीं रहता, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मेरे पास सफिशिएंट टाइम नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले समय में हो सकता है कि आपके यहाँ घर में मैरिज है तो उसमें इतना टाइम आपका जाएगा। तो जो भी ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी XYZ, मैं नहीं जानता क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं, तो वो सारे ऑब्स्ट्रक्शन आप यहाँ पर लिख लीजिए। एंड देन उसके नेक्स्ट कॉलम में लिखिए हाउ यू विल ओवरकम दोज ऑब्स्ट्रक्शंस, क्या क्या आप तरीके से उन ऑब्स्ट्रक्शंस को ओवरकम कर सकते। तो अगर आपको लगता है कि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मेरे पास सफिशिएंट टाइम नहीं रहता है, तो आप क्या उसका एक उपाय हो सकता है आप नाइट में ज़्यादा पढ़ें, या फिर हो सकता है मॉर्निंग में उठ के आप ज़्यादा अपने सब्जेक्ट्स को टाइम दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आप किस तरह से आप ओवरकम करें इन ऑब्स्ट्रक्शन को, सच दैट यू कैन अचीव योर एक्शन प्लान। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लिखना, और जैसा मैंने बताया ये सब कुछ रिटर्न फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मन में सोच लेते कि हाँ यार ऐसा ऐसा हुआ था, नेक्स्ट ईयर से ऐसा नहीं करूँगा, तो वो 2-3 महीने बाद सब कुछ आपके 2-3 महीना भी बहुत बोल रहा हूँ मैं, मुश्किल से 15-20 दिन बाद सब कुछ वॉश आउट हो जाएगा, और फिर आप उस चीज़ में वापस ध्यान नहीं देंगे। और जो गलती आपने इस साल की आप लिख के रख लीजिए, वही गलती आप नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो जब तक आप अपनी गलतियों से सीखना नहीं जानते हैं, वो गलती की हुई आपकी कोई मायने नहीं रखती। वो एक एक्स्ट्रा जो 1 साल है वो पूरा पूरा आपने वेस्ट कर दिया है, अगर आप अपनी गलतियों से भी नहीं सीख रहे, आप अपने फेलियर से भी नहीं सीख रहे। तो इसलिए ये इस तरह का आप बना के रखिए, हो सके तो अपने स्टडी टेबल में उसको लगा लीजिए, आपको दिखते रहना चाहिए, या एक कॉपी में आप रख लीजिए। बेटर रहता है कि कभी भी आपके सामने ये चीज़ रहे तो हमेशा वो चीज़ बेटर रहती है। ओके, तो इस तरह की एनालिसिस आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि कोई भी आप एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसको रिटर्न फॉर्म में रखिए। आप बिजनेस में भी अगर आप देखेंगे, मैनेजमेंट वाले भी पूरी यही चीज़ सिखाते हैं कि आप डेटा जो कलेक्ट करते हैं वो सब कुछ आपके पास स्टोर रहना चाहिए, क्योंकि उसी चीज़ में, उसी डेटा में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई रहती है। अगर मैं यही सोच लूँ कि यार मेरा लास्ट ईयर बिजनेस कम था, इस साल ज़्यादा करने के लिए मैं ये कर लूँगा, ये नहीं है, वो चीज़ नहीं होती है। आपको कहीं ना कहीं मेजरमेंट के तरीके अपनाने पड़ते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि भाई कम था तो क्यों कम था, और कौन सी चीज़ के कारण कम था, और जिस चीज़ के कारण कम था उसको मैं किस तरह से ओवरकम इस साल करूँगा। तो यही बेस्ट तरीका होता है एनालिसिस का। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प की होगी। आप कि अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो किस तरह से आपको आगे की अपनी राह चुननी है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। सो आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आपके कुछ अगर क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो बिल्कुल आप यहाँ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।